Good morning, dear students. How are you? Today I am going to begin your second book, Political Theory, and we shall deal today with first chapter, Political Theory and Introduction. So, let us begin. Another book to memorize. Another book to memorize. एक और किताब याद करने के लिए. If only we could talk about things that concern us. अरे अगर हम उन्हीं चीज़ों की पर बात करें जो हमसे ही जुड़ी हों. And the third, I don't know, but I don't know, but I like the way he reveals the inconsistencies in the views expressed by others. Wait and see. This class will be different. Let's turn to book on Socrates. Read the text in the book. This is really different. Who is Socrates? पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन. राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय. राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, इसका परिचय क्या है, तो थोड़ा सा यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कार्टून के माध्यम से. कार्टून बोल रहा है कि क्या मुझे ये बुक है और ये भी याद करनी पड़ेगी. एक और बुक है जो याद करनी पड़ेगी, नियमों से जुड़ी हुई. फिर एक यहाँ पे सेकंड डायलॉग यहाँ पे बबल में दिया गया है, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हुई है. हमें सभी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. और फिर कहा कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए ये कक्षा कुछ अलग होगी. इसके अंदर कुछ ऐसे विषय होंगे जो बिल्कुल अलग होंगे, सुकरात से जुड़े हुए विषय होंगे. वेट एंड सी, दिस क्लास विल बी डिफरेंट. Let us learn to box on Socrates. Let us learn to box on Socrates. Read the text in the books. मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया. लास्ट बबल में दिस इज़ रियली डिफरेंट. हुई सुकरात. अरे ये तो बिल्कुल अलग है. सुकरात कौन है? तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, हम राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं. हम हर रोज़ बहुत सारी समस्याएं अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और उन दैनिक समस्याओं को निपटान के लिए, उनका निदान करने के लिए बहुत सारी मान्यताएं, परंपराएं और रीति रिवाज या नियम हमने बनाए हैं. अब वो नियम बनाए हैं तो उन नियमों को हम सिद्धांत कहते हैं. उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को या किसी चीज़ के प्रति अपना एक दृष्टिकोण होता है कि किसी समस्या को लेकर हम किस दृष्टि से उसका समाधान ढूंढते हैं, जिसको हम सिद्धांत कहते हैं. लेकिन क्या सिद्धांत ऐसा ही होते हैं? इससे थोड़ा सा एक कदम और आगे. सिद्धांत का काम ये भी होता है कि जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो दृष्टिकोण है किसी एक समस्या के निदान के संबंध में हमने अपने बनाए हैं, उन सिद्धांतों को, उनके अंदर कमियों को देखना भी सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया में एक या सिद्धांत जिसको हम कह सकते हैं वो सिद्धांत होता है. कि किसी चीज़ की कमियां देखना, सिद्धांत के अंदर किसी समस्या को लेकर कोई सिद्धांत बना, उस सिद्धांत में भी कुछ कमियां हैं तो एक और जो दृष्टिकोण हमने उसके ऊपर लिया उसको भी हम सिद्धांत कहते हैं. तो इसको हम सिद्धांत बोलते हैं. यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत की बात हो रही है, पॉलिटिकल थ्योरी की बात हो रही है. तो राजनीति ही पूरी समस्याओं का एक ताना बाना है. बहुत सारी समस्याएं जिनको लेकर राजनीति का निर्माण हुआ है, पॉलिटिकल सिस्टम बना है हमारे देश में. हर एक छोटे से छोटे राज्य में, गाँव में, पूरे विश्व के देशों में और पूरे वर्ल्ड का भी एक पॉलिटिकल थ्योरी बनेगी, सिद्धांत बना है. तो उन समस्याओं के निदान के संबंध में जो हमने विचार, अपनी आस्था, दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, जो नियम बनाए हैं, उनको हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं. पॉलिटिकल थ्योरी, इसके बारे में
थोड़ा सा अगर एक कदम और आगे हम जाएं तो पॉलिटिकल थ्योरी कोई समस्या, हमने एक समस्या ली है। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम, इस लेसन में हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, इंट्रोडक्शन के साथ। ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स। They possess reason and the ability to reflect on their actions. They also have the capacity to use language and communicate with each other. Unlike other species, they can express their innermost thoughts and desires. They can share their ideas and discuss what they consider to be good and desirable. Political theory has its roots in these twin aspects of the human self. It analyzes certain basic questions such as how should society be governed, why do we need government, what is the best form of government, does law limit our freedom, what does the state owe its citizens, what do we owe each other as citizens। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर देखें तो इंसान दो मामलों में यूनिक है, अद्वितीय है। पहली बात, उसके पास बुद्धि होती है जो कि दूसरे प्राणियों के पास नहीं होती, और अपनी गतिविधियों के माध्यम से वो अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को प्रकट करने की उसके अंदर योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग करने, एक दूसरे से बातचीत करने की अक्षमता भी होती है। वह दूसरे प्राणियों से अलग है। उसका मनुष्य अपने अंतरम भावनाओं को, अपनी जो मन की भावनाएं हैं, अंदर भावनाएं हैं, और उसको जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको व्यक्त करने की उसके अंदर योग्यता है। वह जिन्हें अच्छा और बढ़िया मानता है, डिज़ायरेबल मानता है, वांछनीय मानता है, अपने ऊपर उन विचारों का साझा वो कर सकता है, उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव के साथ जो अश्मिता है, इनसे जुड़े पहलुओं में होती है। अगर देखें तो मानवता के अंदर राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें बड़ी गहरी हैं। अगर कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण किया जाए, जैसे कि समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है या आज़ादी को बढ़ाता है, आज़ादी सुनिश्चित करता है, अच्छी आज़ादी जो सभी को मिले। राजसत्ता या फिर सरकार की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्या देनदारी है, ये सब चीज़ें जो मानव के सिद्धांत के रूप में देखी जाती है। मानव ने जो सिद्धांत बनाए उनके नज़रिए से ये चीज़ें देखी जाती हैं। Political theory examines questions of the kind and systematically thinks about the values that inform political life, values such as freedom, equality, and justice. It explains the meanings and significance of these and other related concepts. It clarifies the existing definitions of these concepts by focusing on some major political thinkers of the past and present. It also examines the extent to which freedom or equality are actually present in the institution that we participate in every day, as is school, shops, buses, trains, and government offices. At an advanced level, it looks as whether existing definitions are adequate and how exiting
Institutes such as government, bureaucracy, and policy practice must be modified to become more democratic. The objective of political theory is to train citizens to think rationally about political questions and assess correctly the political events of our time. अगर राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत इस तरीके के प्रश्न जो ऊपर अभी पूछे हैं, इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल तो करता है और राजनीतिक जीवन के लिए जो चीज़ें बेसिक हैं, जो ज़रूरत है, उनको अनुप्राणित करती हैं, उनमें प्राण भरती हैं। ऐसे सिद्धांत जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इन मूल्यों के बारे में एक सुव्यवस्थित विचार रखता है सिद्धांत। सिद्धांत के माध्यम से ये विचारधार बनते हैं, ये विचार बनता है। यह इनके और बारे में अगर बात की जाए इनके बारे में, तो अन्य जो अवधारणाएं हैं और इन अवधारणाओं का क्या महत्व है, इस चीज़ की व्याख्या सिद्धांत ही करते हैं। सिद्धांत मूल्य निर्माण में जो हमें नियम मिले हैं, उन नियमों की वांछनीयता, उनके सहीपन, उनकी अच्छाई बुराई, उनमें तर्क वितर्क के आधार पर वो एक निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करता है, उसको सिद्धांत कहते हैं। अगर हम देखें प्राचीन काल में और वर्तमान में कुछ राजनीतिक चिंतक, उनको अगर देखें, उनके विचारों को देखें, उन चिंतकों को केंद्र में रखकर अगर कुछ अवधारणाएं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को अगर स्पष्ट करें तो हम ये देखते हैं कि ये चीज़ें विद्यालय या ये अवधारणाएं विद्यालय में, दुकान पर, बस स्टैंड पर, ट्रेन में, सरकारी जो कार्यालय, ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज, और बहुत सारे ऐसे स्थान जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, वहाँ स्वतंत्रता और समानता के विस्तार की वास्तविक परख भी करता है कि हम ट्रेन में, दुकान पर, सरकारी कार्यालय में, विद्यालय में किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, जो व्यवहार के प्रति स्वतंत्रता, समानता, बंधुता या जो भी मूल्य हमने निर्धारित किए हैं, अधिकार, ये किस हद तक किसी व्यक्ति को या किसी विशेष वर्ग के व्यक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, जो एक वर्तमान समय में परिभाषा के आधार पर वो किस हद तक उन व्यक्तियों को मिल पा रहे हैं, समाज के व्यक्तियों को मिल पा रहे हैं। इन संस्थाओं में स्वतंत्रता और समानता के विस्तार की वास्तविक परख भी ये सिद्धांत करता है। आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी सही हैं, कितनी उपयुक्त हैं, और ये कैसे वर्तमान संस्थाएं जैसे सरकार है, नौकरशाही है, उनकी नीतियों को अनुपालन करने का अधिकार या लोकतांत्रिक बनाने में किस प्रकार से उनका परिमार्जन करता है, उनको सही दर्शाता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीति के प्रश्नों के बारे में, राजनीतिक समस्याओं के बारे में सही रूप से, एनालिस्टिक वे में, तर्कसंगत ढंग से, लॉजिकली सोचने के बारे में तैयार करता है। क्रॉनिकल इंसिडेंट्स हैं, समसामयिक घटनाएं हैं, उनको सही तरीके से उनके इवैल्यूएट करने का, ये परीक्षण देना भी राजनीतिक सिद्धांत का काम होता है। इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामाइन व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि राजनीति क्या होती है और राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। एंड वाई शुड वी स्टडी, तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारे लिए अनिवार्य है। सो फर्स्ट हमारा है व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। राजनीतिक सिद्धांत को समझने से पहले हमें राजनीति को समझना जरूरी है। You would have noticed that people have different ideas about what politics is. Political leaders and persons who contest elections and hold political offices may argue that it is a kind of public service. Some other associate politics with manipulation and intrigue undertaken to pursue ambitions and safety wants.
A few think of politics as what politicians do. If they see politicians defecting from parties, making false promises and tall claims, manipulating different sections, pursuing personal or group interest ruthlessly, and in worst cases, stooping to crime, they link politics with scams. तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि राजनीति के बारे में लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग धारणाएं हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग, राजनीति के पदाधिकारी लोग ये कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की सेवा है, पॉलिटिकल ऑफिस है ये ऐसा जो सर्विस के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए सेवा है, वो ऐसा बोल सकते हैं। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दाव पेचों से जोड़ते हैं और आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में वो लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता लोग करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे करते, बढ़े चढ़ के दावे करते, विभिन्न तबकों में वो जोड़ तोड़ करते या निजी सामूहिक स्वार्थों में बिना कोई या फिर ऐसे स्वार्थों में निष्ठुरता से भर के घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होते हैं, हमें राजनीतिक में लोगों को देख सकते हैं। तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं, स्कैम से जोड़ते हैं कि ये लोग हैं पॉलिटिकल स्कैम में लगे हुए लोग हैं। सो प्रिविलेंट इज दिस वे ऑफ थिंकिंग दैट when we see people in different walks of life trying to promote their interest by any means possible, we say that they are playing politics. If we see a cricketer manipulating to stay in the team, or a fellow student trying to use his father's position, or a colleague in office mindlessly agreeing with the boss, we say he or she is playing dirty politics. Disillusioned by such pursuits of selfness, we despair of politics. अब इस तरह से की सोच है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे हुए लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते हुए देखते हैं या किसी अपने क्लासमेट को, अपने सहपाठी को हम अपने पिता की हैसियत का प्रयोग करते हुए देखते हैं, उसका पिता मान लो एमएलए है, एसपी है, कोई म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन है, तो उसकी हैसियत का वो उपयोग करता है, स्कूल के अंदर प्रभाव दिखाता है अपना, या फिर दफ्तर में किसी सहकर्मी को, किसी ऑफिस में कोई आपका कोलिग्स है, बिना सोचे समझे अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाता है, चौपलूसी करता है, तो हम कहते हैं कि वे गंदी राजनीति कर रहे हैं। We say I am not interested in politics and that I am going to stay away from politics. It is not only ordinary people who despair of politics, even businessmen and entrepreneurs routinely blame politics for their woes, even as they benefit from and found various political parties. Cinema stars are also complain of politics, though they seem to be adept at the game once they join it. तो इस प्रकार के स्वार्थपरकता के धंधों में हम जब देखते हैं तो हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं हैं, बल्कि इससे जो लाभ उठाने वाले लोग हैं, लाभान्वित होने वाले विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनको चंदा देने वाले व्यवसायी, बिजनेसमैन और उद्यमी भी अब
भी अपनी मुसीबतों के लिए हर रोज़ राजनीति वालों को कोसते हैं। आपको लगता है कि बड़ा बिजनेस बगैर राजनीतिक संबंध बनाए खड़ा किया जा सकता है? यह संभव नहीं है। कोई व्यवसाय, कोई इंडस्ट्री ऐसी है नहीं, और इनको इसके लिए डोनेट करना होता है इन बड़े बड़े नेताओं को। We are thus confronted with conflicting images of politics. Is politics an undesirable activity that we should stay away from and get rid of? Or is it a worthwhile activity which we must engage with in order to make a world better or a better world? अगर हम कभी सिनेमा घर के एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, उनको भी देखते हैं कभी कभी वो फिल्मों में कि वो राजनीति की बुराई करते हैं। ये बात अलग है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं, वे भी अपने इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। बहुत सारे फिल्मी एक्टर भी राजनीति में आए हैं, ये बात अलग है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट that politics has come to be associated with the pursuit and self-interest by any and every method. We need to realize that politics is an important and integral part of any society. Mahatma Gandhi once observed that politics envelops us like the coils of a snake, and there is no other way out but to wrestle with it. No society can exist without some form of political organization and collective decision making. A society that wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs and interests of its members. A number of social institutions such as the family, tribe, and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations. Such institutions help us find ways of living together and acknowledging our obligations to each other. Among such institutions, government play an important part. इस प्रकार हमारा सामना राजनीति के परस्पर विरोधी छवियों से होता रहता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है, अनडिजायरेबल एक्टिविटी है? इससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ा लेना चाहिए, या ये इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही रूप से शामिल हो जाना चाहिए? ये दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हम समझने की ज़रूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और बिना अलग किए न किए अलग और अविभाज्य अंग है, मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने तो एक बार ये भी टिप्पणी कर दी थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने जीवन को बचाए रखना चाहता है, जो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों को, उसकी अलग अलग ज़रूरतों को, उनके हितों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाएं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं हमें शांत रहने के उपाय खोजने, एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती है। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाउ गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन इज दस एन इम्पोर्टेंट फोकस ऑन पॉलिटिक्स। सरकारें कैसे बनती हैं और ये कैसे काम करती हैं, यह राजनीति में दर्शाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बट पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। In fact, what government do is relevant because it affects the lives of the people in many different ways. We see that government determine our economic policy and foreign policy, and
education policy. These policies can help to improve the lives of people but are inefficient, or corrupt government can also endanger people's lives and security. लेकिन राजनीति के अगर कार्यकलापों की बात करें तो ये कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती। दरअसल सरकार जो भी करती हैं वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीति को निर्धारित करती हैं। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता करती हैं, लेकिन एक अकुशल और एक भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को भी संकट में डाल सकती है। If the government in power allows caste and communal conflicts to occur, markets close down and schools are shut, this disrupts our lives. We cannot buy things that we may need urgently. Those who are sick cannot reach the hospitals. Even the school schedule gets affected. Syllabus cannot be completed, and we may have to take extra coaching for the exams and pay extra tuition fees. If on the other hand the government make policies to increase literacy and employment, we may get an opportunity to go a good school and get a decent job. अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की टाइम टेबल, उसकी समय सारणी प्रभावित हो जाती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता और हमें परीक्षा के अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस भी देनी पड़ती है। और दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने के लिए नीतियां बनाती है तो हम एक अच्छे स्कूल में जाने का अधिकार नहीं मिलता, बल्कि बेहतर रोजगार प्राप्त करने के अवसर भी मिलते हैं। Since the actions of the government affect us deeply, we take a lively interest in what governments do. We form associations and organize campaigns to articulate our demands. We negotiate with others and try to shape the goals that government pursue. When we disagree with the policies of the government, we protest and organize demonstrations to pursue our governments to change the existing laws. We passionately debate the actions of our representatives and discuss whether corruption has increased or decreased. We ask whether corruption can be rooted out, whether reservations for specific groups are just or not. We try to understand why some parties and leaders win elections. In this way, we look for the reasonable underlying the prevalent chaos antique and aspire to create better world. अगर देखा जाए सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है। हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगों को जोड़ने के लिए, उनको पूरा करने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। हम दूसरों से बातचीत करते हैं, सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए, अपनी सरकारों को राजी करने के लिए पूरे प्रदर्शन करते हैं, उनको पूरी कोशिशें करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं। हर रोज़ टीवी में आप डिबेट्स देखते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या संसद में भ्रष्टाचार की जड़ को मिटाया जा सकता है? क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं? एक थोड़ा सा ठहराव के बारे में मैं आपको बता दूं और थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं।
पहले से ही सिद्धांत बने हुए हैं, कुछ नियम बने हुए हैं। जब आरक्षण दिया जाना था उस समय आरक्षण जरूरी था। क्या आज की परिस्थितियों में आरक्षण किस आधार पर दिया जाना चाहिए, ये भी एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत में दूसरे सिद्धांत ने सोचने के लिए एक तर्कपूर्ण सोच उत्पन्न करने के लिए कार्य किया है, इसको हम सिद्धांत कहते हैं। एक सिद्धांत के ऊपर उसकी कमियां देखने के लिए दूसरे सिद्धांत का जब निर्माण होता है, परंपराओं में कन्वेंशन, जो ट्रेडिशन चली होती है, रूल चले हुए हैं, उन रूल को बदलने के नियम, जैसे सीए द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आता, आर्टिकल 370 आया है, तो पहले जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों के संबंध में एक नया कानून बनाना वो सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है। इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल सिद्धांत, प्रिंसिपल। ये चीज़ें देखना कि क्या ये चीज़ें किसी खास समूह के लिए न्याय संगत है या नहीं, हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि कोई पार्टी नेता चुनाव जीतते हैं, किस आधार पर जीतते हैं, क्या उसकी नीतियां रहेंगी। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारणों को तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने के लिए आकांक्षा करते हैं। नेक्स्ट, टू सम अप, पॉलिटिक्स अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स ऑफ व्हाट is just and desirable for us and our society. It involves the multiple negotiations that go on in society through which collective decisions are made. At one level, it involves what government do and how they relate to the aspirations of the government. At another level, it involves how people struggle and influence decision making. People may be said to engage in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve common problems. अगर निष्कर्ष रूप में देखें तो निष्कर्ष तौर पर कहा जाता है कि राजनीति का जन्म इस बात से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या ठीक है, क्या उचित है, क्या गलत है, क्या वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। हमारे समाज में चलने वाली बहुत अलग अलग तरीके की वार्ताएं शामिल होती हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। एक सतर से इन वार्ताओं में सरकार के कार्य, इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है, तो दूसरे सतर से जनता का संघर्ष, उनके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है तो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने, सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के लिए उद्देश्य से वो तैयार की गई होती है। तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में मिली हुई है, उसमें इंटरेस्टेड है, उसमें रिजॉल्व है, वो संलग्न है उसके अंदर। तो इसमें कुछ एक बातें जो हम छोड़ के आए हैं उनको एक बार जांच लेते हैं, परख लेते हैं कैसी बातें हैं। शुड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, क्या बच्चों को, विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए। एक डिबेट कीजिए, आप सोचिए क्या वो ठीक है, क्या उनको पूरी जानकारी है या वो केवल उतावलेपन के तरीके से उनको अधूरी ज्ञान या अधूरी जानकारी देकर भड़काया जा सकता है। ऐसा होता है कॉलेजेस में, देखते हैं हम उन बच्चों के साथ। हाउ डज पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस इन आवर डेली लाइफ, किस प्रकार से राजनीतिक चिंतक के बारे में, हाउ डज पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ, राजनीति हमारे प्रतिदिन जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। एनालाइज अ डेज इवेंट इन योर लाइफ, अपने जीवन में इन घटनाओं को कीजिए। अब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में क्या करते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, कोई एक विचारधारा से बंधे हुए होते हैं, वो आलोचना करते हैं, बच्चों को अधूरा ज्ञान मिलता है, वो पूर्णतः से किसी चीज़ को नहीं करते। इसी वजह से यूनिवर्सिटीज़ में दंगे होते हैं। प्रोफेसर्स किस तरीके का ज्ञान वहाँ पे बांटते हैं, किस प्रकार के सिद्धांत बच्चों को देते हैं, इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी प्रोफेसर्स की होती है। वो उनकी विचारधारा को बदलते हैं, उनमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, वो बच्चे अधूरे ज्ञान के कारण वो अपने समाज में आग लगाते हैं, हत्याएं करते हैं, हिंसा होती है सड़कों पर बहुत सारा। अब ये चीज़ नहीं होगी। नई एजुकेशन पॉलिसी में अब इन यूनिवर्सिटीज़ पे, उन कॉलेजेस पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं तथाकथित, उन पे लगाम लगाई गई है और ये बहुत अच्छा हुआ है।
प्यारे बच्चों, इन स्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए आप। रीड द न्यूज़पेपर, व्हाट आर द इश्यूज डोमिनेटिंग द हेडलाइंस, डू यू थिंक दे हैव आर रिलेवेंस, एनी रिलेवेंस फॉर यू। पेपर को पढ़ो, वे कौन कौन से मुद्दे हैं जो समाचारों के अलग अलग शीर्षकों के रूप में छाए हुए हैं। क्या आपको लगता है आपके लिए इनके कोई महत्व है या कोई प्रासंगिकता है इनकी। तो ये चीज़ इसमें कि ये है यहाँ पे, यू मस्ट रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स एट वंस, योर एक्टिविटीज आर हैविंग ए बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिम, ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विद लाइंग एंड चीटिंग। तो यहाँ पे एक कार्टून है, आपको तुरंत राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि अपने बच्चे पर एक औरत आई है राजनेता के पास, वह सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है, जो कि आज ये बात सच्चाई है। ये कार्टून कितना अच्छा बना है, कितनी मन को छू लेने वाली बात कही गई है। बच्चे भी ऐसे ही होंगे, जैसा आप उनको बच्चों, एक ही बात बोलता हूँ, एक विद्यार्थी जब स्कूल में आता है वो खाली लैपटॉप की तरह होता है, जिसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, कोई विंडो नहीं होती। लेकिन जब वो कॉलेज में जाता है तो वहाँ पे बड़े बड़े वहाँ उनको दिग्गज मिलते हैं, प्रोफेसर्स सो कॉल्ड। वो जैसी प्रोग्रामिंग, जैसे संस्कार, जैसे आस्था, विचार, दृष्टिकोण उनके अंदर भरेंगे, वो बच्चे ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो वो क्या होता है, वो अपने स्वार्थों के हितों के लिए, अपनी पूर्ति के लिए राजनीति से जुड़े हुए लोग ऐसे ही इस देश में या किसी भी दुनिया के देश में आतंक मचाएंगे। और इसके लिए बच्चों आपका सही रूप से शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज के लिए प्यारे बच्चों, सिद्धांत जो हमने पढ़ा है उसके लिए इतना ही। अगर इससे जुड़ा कोई डाउट आपके मन में, संदेह है, क्वेश्चन है, प्लीज़ कॉल मी or WhatsApp me. I am always there to help you, my dear students. May Goddess Saraswati bless you. You go on the highest path of great achievements in your life. God bless you. Have a nice day. कल को हम जो अपना सेकंड जो करेंगे वीडियो, यहाँ से करेंगे सेकंड पार्ट इस लेसन का। इसमें व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या पढ़ते हैं, कल को हम यहाँ से करेंगे। बहुत सारे दायरा, इसका बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छी बुक है आपकी, और आपके दिमाग विकसित करने वाले विचार हैं इसके अंदर भरे हुए हैं मेरे बच्चों, और वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं अगर इस चैप्टर के बारे में एक चीज़ आपको बोल के जाना चाहता हूँ। आपके पास बुक हैं, आप पेज नंबर 8 पे आ जाइए, पेज नंबर 8 पर। और पेज नंबर 8 पर यहाँ पर कुछ बातें दी गई है, सुकरात के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। पेज नंबर 8 पर ये सेल्फ स्टडी के लिए आपके, ये आज का होमवर्क साथ में मैं आपको दे रहा हूँ। ये सभी पेजों पर आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये थोड़ी तरह से यहाँ पे ये सभी, ये इस कलर में जो दिए गए इस हिस्से को मैं कह रहा हूँ, जो आपके बुक के हर एक पेज पे ऊपर पार्ट में दिया गया है यहाँ से, ठीक है। तो ये पेज नंबर 8 से आप इसको सेल्फ स्टडी करेंगे, ओके। ये कहानी आप पढ़ेंगे सुकरात के जीवन के बारे में, किस प्रकार से सुकरात ने राजनीतिक विचारधाराओं को बदलने की कोशिश की और उसके समय के राजाओं ने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। सुकरात जो एक महान विद्वान थे, जिनकी पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमारी वर्तमान पॉलिटिकल थ्योरी पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू बेटा, ओके। होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।